हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी का ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेस। चलिए शुरुआत करते हैं। जब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, इसका सिंपल सा मतलब किससे है? सिंपल सा मतलब है किससे, जितने हमारे पास प्लांट्स होते हैं ना, छोटे प्लांट हो, बड़े प्लांट हो, स्कॉप्स हो या थॉर्नी वर्सेस हो, जितने सारे अर्थ पे आप ग्रीनरी देखते हैं, इन सारे चीज़ों को एक साथ बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। और ये नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली पाया कहा जाता है कि जो नैरो जोन है ना, हमने पढ़ा था बायोस्फीयर में इसके लास्ट वाले चैप्टर में, कि जो नैरो जोन होता है किसके बीच में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। और ये बायोस्फीयर में ही जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं, और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इको सिस्टम। इस इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्लांट्स बेसिकली इकोसिस्टम में तो ह्यूमंस भी हैं, ह्यूमंस और प्लांट्स हैं, दोनों लिविंग एलिमेंट्स हैं, बाकी सारी चीजें नॉन लिविंग एलिमेंट्स होती हैं। तो जो प्लांट्स होती है हमारे लिए बेसिकली क्या करती हैं कि टिम्बर देती हैं, लकड़ी देती हैं, जानवरों के रहने के लिए घर प्रोवाइड करती हैं, हमें सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन देती हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करती हैं, प्लांट को ग्रो करने में शेल्टर बेड बनती हैं, फ्रूट देती हैं, वेजिटेबल्स देती हैं, ढेर सारी चीज़ें प्लांट होती हैं। और ये यहाँ तक जो वाटर होता है उसको, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या आती है कि वाइल्ड लाइफ में यानी जंगल में रहने वाले जो जीव हैं वो कौन कौन से, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं। एक्वेटिक फॉर्म से आप चले जाइए, मछलियाँ हो गई, उनके अलग अलग वैरायटीज हैं। और इनसे हमें मिलता क्या है? ये जो है जितने वाइल्ड लाइफ हैं हमें देते हैं, मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, मीट, वूल, लकड़ी, और पॉलिनेशियल फ्लावर्स देते हैं, डिकम्पोजर्स देते हैं इकोसिस्टम्स में। ये सारी चीज़ें जो हैं वाइल्ड लाइफ में आ जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन ये क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल का मतलब कि अगर किसी प्लांट को आप इस्तेमाल कर लिया, प्लांट को फिर से सपोज दैट कि इस्तेमाल कर लिया, वो खत्म हो गया, फिर से अगर उसको आप प्लांट रिप्लांट करेंगे तो फिर से क्या होता है, जनरेट हो सकती है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस। लेकिन इसका जो जुडिशियल यूज है, जुडिशियल यूज का मतलब कि ठीक है कि वो ग्रो हो सकता है। मान लिया कि पीपल का पेड़ था, आपने उसको काट दिया अपने इस्तेमाल के लिए, अपने नीड के लिए, अब वो पीपल का पेड़ उतना बड़ा होने में उसको 20 से 30 साल लग जाएंगे। इसीलिए कि कोई भी हमारे पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है ना? कि उसका इतना कम करिए कि अ, नियम मात्रा में करना चाहिए उसका इस्तेमाल, कि वो किसी क्लाइमेटी, किसी भी महामारी के लिए, किसी आपातकालीन स्थिति का सामना ना करना पड़े। ठीक है। वाइल्ड लाइफ और जो नेचुरल रिसोर्सेस होती हैं, अभी हमने पढ़ा ना, वाइल्ड लाइफ में जानवर हो गए और नेचुरल वेजिटेशन जितने सारे, इन दोनों में क्या है, एक तरीके का दोनों में क्या है, कनेक्शन है दोनों लोगों में, इसलिए इनका कंजर्वेशन करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्या नेचुरल वेजिटेशन पूरे धरती पे जनरली इक्वली अगर देखा जाए कि क्या नेचुरल वेजिटेशन क्या ऐसा है कि सारे पूरी धरती की हर जगह पे बराबर मात्रा में पाया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं किसी भी जो नेचुरल प्लांट्स है, यानी पेड़ पौधे किस इलाके में कहाँ कैसे पाए जाएंगे, दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। मॉइस्चर का मतलब वहाँ बारिश होती कितनी है। जिस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा घने पेड़ पौधे जंगल होते हैं, और जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहाँ का आपको पता ही है, रेगिस्तान होगा तो वहाँ पे प्लांट तो पाया जाएगी नहीं। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वेजिटेशन का ग्रोथ जो है, टेम्परेचर से और मॉइस्चर से। फॉरेस्ट हो गए यानी बहुत जहाँ लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स हो गए, स्क्रब्स हो गए, टुंड्रा, ये मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन से इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स यानी जो लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, स्क्रब छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, और टुंड्रा का मतलब जब पोल साइड में बढ़ेंगे आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के अराउंड में, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे लाइक मॉसेस हो गए, लाइकेंस हो गए, ये प्लांट्स उनको टुंड्रा प्लांट्स बोलते हैं। तो ये वेजिटेशंस के टाइप हो गए। अभी जितने भी फॉरेस्ट होते हैं ये बेसिकली जुड़े होते हैं किससे? एबंडेंट वाटर सप्लाई से। जहाँ ज़्यादा प्लांट होंगे वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा ग्राउंड वाटर होगा, तो इसलिए वहाँ पे हैवी रेनफॉल होना और ह्यूस्टेरिक होना एकदम चीज़ें हैं कॉमन। अगर ग्रासलैंड्स में जाएंगे तो ग्रासलैंड में क्या होता है, बारिश जो है मॉडरेट होती है, बारिश जो है कम होती है, और वहाँ पे जो प्लांट्स जो है बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जो ग्रास होते हैं लंबी लंबी होती है, और वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। वहाँ का जो मॉइस्चर होगा
वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे प्लांट ट्री की साइज बढ़ती जाती है, तो वो उनका जो डेंसिटी है ना, कि डेंसिटी घनापन कम होने लगता है, क्योंकि बारिश कम हो रही है। तो मॉडरेट जब बारिश होगी तो जो प्लांट की जो प्लांट का जो साइज है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होगा। थॉर्नी बसेस जो होते हैं उन इलाकों में उगेंगे जहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लो रेनफॉल है, ड्राई रीजन है, बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत ज्यादा कम होती है। तो वहाँ पे जो है जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके रूट क्या होते हैं, डीप होते हैं बहुत, कि लाइक नागफनी का प्लांट देखा है ना, आप उसको उखाड़ेंगे तो उसका जो जो जमीन उसका जो जड़ है ना एकदम नीचे तक चला जाता है। नीचे क्यों चला जाता है, कि उनको भी अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी चाहिए, तो पानी की खोज में जमीन में नीचे चले जाते हैं, तो एक चीजें होती हैं। और दूसरा चीज ये कि दिन के टाइम में सनलाइट पड़ती जा रही है तो इवापोरेशन ना हो, उनका जो बचा हुआ पानी खत्म ना हो जाए, इसीलिए उनके लीव होते हैं ना थॉर्नी हो जाते हैं, कांटे उगाते हैं। और जो वैक्सी सरफेस होता है, आप उसका एलोवेरा का प्लांट देखेंगे ना, एलोवेरा के अंदर में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं वैक्सी, ठीक है ना। और ये हेल्प करते हैं रिड्यूस मॉइस्चर, रिड्यूस करते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन। टुंड्रा वेजिटेशन की क्या खास बात है, ये पाए जाते हैं पोल्स के पास में, और दो प्लांट्स जो होते हैं टुंड्रा में आते हैं वो होते हैं मॉसेस और लाइक। अब जब प्लांट्स की बात कर ही रहे हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन प्लांट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और डिसिडुअस प्लांट। मतलब एवरग्रीन का मतलब जिनके पेड़ के पत्ते जो है साल में एक साथ कभी एक साथ नहीं गिरते हैं। और डेसिडुअस का मतलब किसी विशेष मौसम में पौधे जो एक साथ क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। जो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने बताया कि सीजन के साथ अपने प्लांट भी नहीं गिराते, और डेसिडुअस प्लांट में किसी विशेष मौसम में अपने पूरे के पूरे पत्ते जो है गिरा देते, लाइक आप शीशम देख लो, बबूल देख लो, ये सारी चीजें होंगी। और एवरग्रीन फ्रॉस्ट में जैसे रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, इबोनी हो गया, ये सारे जो है प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब देखिए, इंडिया में अगर बात करें केवल इंडिया की, तो इंडिया में एवरग्रीन और डेसिडुअस दोनों टाइप के जो फॉरेस्ट जो है अपने कंट्री में पाए जाते हैं, जिनसे हमको बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस भी मिलते हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ भी मिलती हैं। जैसे हिमालयन रीजन है ना इंडिया के जो नदर्न पोर्शन में, तो यहाँ पे दोनों में मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलेगा, यानी आप डेसिडुअस प्लांट भी मिलते हैं और एवरग्रीन प्लांट्स भी बोलते हैं, जो एल्टीट्यूड यानी समुद्र की जो लेवल है उससे जो ऊंचाई होती है वहाँ पे मिलते हैं। जैसे टैगा मिल जाएंगे आपको, एवरग्रीन फॉरेस्ट में डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन के टाइप देख लिए, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया था। दोनों में हमने देखा कि दोनों में एक दूसरे का कनेक्शन भी है। तो कनेक्शन है तो क्या नेचुरल वेजिटेशन का कंजर्वेशन करना हमारा फर्ज नहीं बनता? तो क्या तरीके, फॉरेस्ट हमारे क्या है, वेल्थ है, हमारे धन का प्रतीक होते हैं। प्लांट जो होते हैं क्या करते हैं, शेल्टर भी देते हैं एनिमल्स को, धीरे धीरे साथ में क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मजबूत बना के रखते हैं। आप सोचिए जरा, गेहूं, धान, अगर ये सब्जी के पौधे नहीं होते तो आप खाते क्या, खाते क्या नहीं, खाते तो जिंदा रह पाएंगे क्या? तो ये क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 133 बिलियन, 1.33 बिलियन, उसमें 40% पॉपुलेशन, 40% लोग केवल वेजिटेरियन है, जो यानी अपना जो फूड के लिए किस पे डिपेंडेंस है, प्लांट्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। बाकी लोग जो है मिक्सर है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज होगा और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस होती जाती है, तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि नेचुरल हैबिटेट और प्लांट्स और एनिमल में क्या होती है, चेंजेज होती हैं। पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे सेब और शेर, चीता, सांबर, तीतल, बहुत सारे ऐसे जंगली जीव होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, उनको पोचिंग कर लेते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं, उनको मार के उनका खाल हो गया, उनकी जो बॉडी का अपर लेयर होता है उसको खाल हो गया, उसके सींग हो गया, उसको लाके मार्केट में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकुलर जो स्पीसीज हैं उनकी संख्या में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो इसको रोकना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनिमल्स को क्या कहते हैं, पॉच करके इलीगल ट्रेड करते हैं, इलीगल ट्रेड कर दिया, उसके स्किन को, उसके नाखून को, उसके दांत को बेच दिया मार्केट में, उसके फेदर्स को बेच देते हैं। इन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड जो जंगली जीव हैं इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ढेर सारे नेशनल पार्क्स बनाती है। नेशनल पार्क का मतलब कि मान लिया कोई जंगल था, उसको अगर नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाए, किसी भी बाहरी व्यक्ति को जंगल के अंदर आना
बंद हो जाएगा, उसके अंदर जितने प्लांट्स हैं और जितने सारे एनिमल्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान हो जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है कि अब सपोज दैट नेशनल पार्क था, तो नेशनल पार्क का जो पोर्शन था उसमें लेट्स से कि कोई टाइगर्स है, टाइगर बंगाल टाइगर्स है या फिर राइनोसोर्स है, तो ये दोनों जो हैं तो वो दो वाइल्ड लाइफ हैं, तो उनको स्पेशली प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि नेशनल पार्क के अंदर में एक प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर देगी, उसको बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि इतने इलाके में एकदम रेस्ट्रिक्शन है और इन जानवरों को अगर मारेंगे तो आपको क्या होगा, आपको जेल हो सकती है या आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट करती है किसको बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए और उसके करने के लिए। इसी तरीके से 1972 में एक एक्ट बनाया गया था जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें बोला गया था कि बहुत सारे जीव जानवर जन जन वाइल्ड लाइफ को रखा गया कि अगर उनको मारेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, इलीगल है इसका ट्रेडिंग करना। तो शेरों की संख्या बचाने के लिए टाइगर्स की एक प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इस्तेमाल किया स्टार्ट किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर मीन्स कि जितने भी टाइगर्स उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है, घटानी नहीं है, ठीक है। तो अब ये पोचर जो होते हैं उनको मारने लगते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु उनकी संख्या में क्या आ रही है, बहुत तेजी से कमी आ रही है। इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम फैला सकते हैं, सोशल फॉरेस्टिंग कर सकते हैं। सोशल फॉरेस्टिंग मतलब लोगों को ये सिखाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्लांट उगाइए। वन महोत्सव कर सकते हैं, लोगों को कम्युनिटी में क्या कर सकते हैं, इंगेज रख सकते हैं। ये सारे उपाय हैं जिसके द्वारा जो है हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हमारी एथिकल ड्यूटी भी बनती है कि एज ए सिटीजन, जैसे हम ह्यूमंस हैं, लिविंग बींग्स हैं, तो सामने अगर लिविंग बींग है तो हमारी एथिकल इस ड्यूटी भी बनती है कि हर एक सिटीजन्स को, हर एक नागरिक को प्लांट्स की और एनिमल्स की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा आर्टिकल, अभी आप सिविक्स में पढ़ेंगे, उसमें एक प्रोविजन है आर्टिकल 48 में, इसमें बोला गया है कि 48 ए, इसको ध्यान रखेंगे, याद रखना चाहिए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना क्या है, कि स्टेट्स को बोला गया है कि आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन करने के लिए लॉ बनाइए, कानून बनाइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है स्टेट्स को, 48 आर्टिकल में दिया गया। और फॉरेस्ट और जो इन्वायरमेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आप ढेर सारे स्टेप्स लीजिए। और भी अगर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने नेचर को बचा के रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे चैप्टर की एंडिंग होती है।